नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूं। आज की घटना हालिया तो नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिला है मेरठ। थाना है लिसाड़ी गेट। मोहल्ला है हुमायूं नगर। तारीख थी 2 दिसंबर 2022। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्री शफीकुद्दीन एसएसपी मेरठ के पास पहुंचे। जब वहां मैं रहा हूं मेरठ में एसएसपी, बड़ी संख्या में सवेरे फरियादी आते हैं। उनको पीआरओ बाहर वेटिंग रूम में लाइन से बिठा देता है, उनकी पर्चियां बना लेता है और फिर एक एक करके उन्हें बुलाया जाता है। वो अपनी बात, अपनी जो शिकायत, अपनी बात, अपना प्रार्थना पत्र एसएसपी के सामने देते हैं। शफीकुद्दीन बुजुर्ग आदमी थे और आते ही उन्होंने बताया कि मैं किडनी का बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट हूं। मुझे एक शंका हुई है, उस शंका के निवारण के लिए हम आपके पास आए हैं। उन्होंने ये बताया कि 26 नवंबर, यानी जिस दिन वो एसएसपी के सामने प्रस्तुत हुए थे, उससे करीब 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, उन्होंने कहा 26 नवंबर को मेरी बेटी की ससुराल जो हुमायूं नगर में है, उनके घर से एक फोन आया कि आप फौरन चले आइए, आपकी बेटी नसरीन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं अपनी बीवी, बेटे और साले के साथ वहां पहुंच गया और बहुत टाइम नहीं लगा। मैं तैयार होने में, मतलब फोन आने में और उसके घर पहुंचने में मुझे सिर्फ 1 घंटे लगे। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी बेटी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। ऊपर से सफेद चादर उड़ाई गई थी, लेकिन उसका एक हाथ ऊपर की तरफ और एक पैर का घुटना मुड़ा हुआ था, जो सफेद चादर के नीचे, जो सफेद चादर उड़ाने के बाद भी दिखाई दे रहा था। यानी लाश में रिगर मॉर्टिस, यानी उसमें अकड़न जो होती है वो आ गई थी। जाहिर सी बात है कि इसकी मृत्यु 7 से 8 घंटे पहले हुई थी, जबकि जाड़े का दिन था, बहुत ही घोर ठंडक थी उस समय। इतनी जल्दी 1 घंटे में लाश में रिगर मॉर्टिस नहीं आ सकती। एसएसपी ने कहा कि भाई, हो सकता है वो किसी वजह से आपको इत्तला करने में उनको देर हो गई हो, और कभी कभी लोग मृत्यु की सूचना एकदम से नहीं देते। ये कहते हैं कि आप आ जाइए, तबीयत खराब है। बहुत ही सामान्य सी बात है, ऐसा एसएसपी ने उनको समझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हुजूर, आपकी बात एकदम सही है, ऐसा होता है, लेकिन आगे की बात भी मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मां ने यह कहा कि मुझे मेरी बेटी की शक्ल, उसका चेहरा भी देख लेने दीजिए। घर में जो औरतें थीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। ये भी मना किया कि आप छू नहीं सकती, और ये भी मना किया कि आपको हम दिखा भी नहीं सकते। बात थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। और ये कहा कि छूना है अगर, तो ऊपर से, यानी चादर के ऊपर से ही छू लो। और जब तुरंत किसी की मौत होती है तो लाश को इस तरह ढका नहीं जाता कि अब्बू अम्मी ही औलाद का चेहरा न देख पाएं। ऐसा शफीकुद्दीन ने एसएसपी को बताया। उन्होंने कहा, साहब ठीक है, मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी, लेकिन उस घर में किसी की पत्नी और किसी की बहू की भी मृत्यु हुई थी।
हम तो गमगीन ही थे, लेकिन उस परिवार में भी एक बहू और एक पत्नी, यानी मेरा दामाद और मेरी समधन लड़की की सास, वो भी वहां मौजूद थी। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी, हम चेहरा दिखाने की जिद कर रहे थे, उसी समय किचन से अच्छे पकवान बनने की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, भाई इससे आपका क्या तात्पर्य है? एसएसपी ने कहा। उन्होंने कहा, साहब, जिस घर में मौत हुई हो, एक बहू हो और वही किसी की पत्नी भी हो, और ऐसे में किचन में पूरा पकवान बनाया जा रहा था, घर में रोटियां पक रही थी। घर के माहौल को देखकर ही नहीं लगता था कि यहां कोई मातम हुआ है। किसी की आंख में एक भी आंसू नहीं थे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपके आने के पहले 5-7 घंटे पहले जब उसकी डेथ हुई हो तो लोग उस समय गमगीन हुए हों, लेकिन अपने गम को, अपने दुख को, अपने दर्द को ओवरकम करने के लिए आदमी कोशिश करता है कि अब हम ज्यादा नहीं रोएंगे। उसने कहा, चलिए साहब, आपकी ये भी बात मान ली, लेकिन इतना भी कोई खुश कैसे होगा कि मेरा दामाद उस समय बरामदे में लगे हुए झूले पर झूला झूल रहा था। एसएसपी कुछ नहीं बोले। उसने आगे की बात बताई। उसने कहा, साहब, हमारे यहां किसी की मौत होने के बाद उसको गुस्ल दिया जाता है। वैसे सभी धर्मों में, लगभग सभी धर्मों में ऐसा है, कम से कम हम लोगों के यहाँ भी ऐसा है, और मुस्लिम समाज में भी ऐसा है। मरने के बाद शरीर को स्नान कराते हैं। महिला को स्नान कराने के लिए घर की महिलाएं ही सिर्फ जाती हैं और कमरे में बंद करके ये गुस्ल दिया जाता है। बोले, साहब, जब गुस्ल देने का वक्त आया तो मेरे घर की, शफीकुद्दीन कहते हैं कि मेरे घर की किसी भी औरत की एंट्री बैन कर दी। औरतें बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने मना कर दिया, आप लोग भीतर नहीं जा सकती हैं। और रिश्ते के मुताबिक मेरी बहू जा सकती थी, लेकिन उसको भी अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर में उन्होंने मेरी पत्नी को आवाज लगाई कि आप आ सकती हैं, और उन्हें भी केवल 1 मिनट के लिए अंदर बुलाया और लाश को छूने भी नहीं दिया, गुस्ल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बोले, साहब, एक सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की, बड़े लोग हैं, ये अमीर लोग हैं। मेरी बेटी की शादी इस घर में 11 साल पहले हुई थी। तब से अब तक मैं तमाम बार घर पे आ चुका हूं। इनके यहां बिजली कभी नहीं गई। इन्होंने सारे अल्टरनेट इंतजाम कर रखे हैं, जनरेटर भी, इन्वर्टर भी, सब कुछ है। एक आध 2 मिनट के लिए कभी गई हो, जो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इनके यहां कभी लाइट गई हो। लेकिन जैसे ही गुस्ल शुरू हुआ, घर की बिजली चली गई, और जैसे ही गुस्ल खत्म हुआ, बॉडी को तैयार किया गया, वैसे ही बिजली आ गई। एसएसपी ने कहा, हां, अब आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो शंका है वो सही हो सकती है। गुस्ल के वक्त जब घर की औरतें उसे नहलाती हैं तो शरीर पर छोटे मोटे कोई निशान होते हैं तो वो दिखते हैं, और बिजली शायद इसलिए काटी गई हो कि किसी को भी ऐसे निशान या ऐसी चोट देखने का मौका न मिले। सिर्फ लड़की के घर वालों को नहीं, लड़के के घर वाली महिलाएं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको भी ये देखने को न मिले। शफीकुद्दीन बताते हैं कि जब हम दफन करके बेटी को, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि साहब, इसमें कोई बात ऐसी थी नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। ये बताया कि रात में दस्त होने लगी, उल्टियां होने लगी। शफीकुद्दीन बताते हैं कि मेरी बेटी थी, मैंने पूछने की गरज से कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा, नहीं, ये हुआ कि ठीक हो जाएगी, अभी वो जो पुदीन हरा टाइप की चीज़ बताई कि साहब वो अभी हम पिला देंगे। हमदर्द की एक और दवा बताई कि वो अभी ठीक हो जाएगी, लेकिन उल्टियाँ बंद नहीं हुई। उल्टी दस्त दोनों हो रही थी। शफीकुद्दीन ने पूछा कि पास में ही 2 अस्पताल हैं,
कहीं ले गए होते या किसी डॉक्टर को बुला लिया होता। बोले इसकी नौबत ही नहीं आई। देशी दवाइयां 2 एक बार दी गईं और ये लगा कि अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी वक्त उसकी मौत हो गई। एसएसपी ने इस बात पे भी गौर किया कि वहां से 50 कदम की दूरी पर और एक थोड़ा सा और आगे 2 हॉस्पिटल हैं। ठीक है, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही सही, लेकिन बड़े ठीक ठाक हॉस्पिटल हैं। अगर उसे बिस्तर सहित भी ले गए होते, टेम्पो में ले गए होते, अपनी 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं उनमें ले गए होते, बामुश्किल तमाम 3 से 5 मिनट के भीतर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती। कुछ तो है जो इन लोगों ने उसे डॉक्टरी सहायता देना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को बुलवाया और कहा कि शफीकुद्दीन की बात में मुझे थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर लग रही है कि कोई न कोई बात जरूर है, लिहाजा आप एक रिपोर्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाइए। मैं उनसे फ़ोन से बात कर लेता हूँ। एसडीएम से बात करके बॉडी को एक्सह्यूम कराइए, यानी कब्र से उसको बाहर निकालिए और पोस्टमार्टम कराइए। जैसे ही यह आदेश डीएम साहब के यहाँ से आ गया कि बॉडी को एक्सह्यूम करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, मोहल्ले में सभी को पता लग गया। और जब दफन करने के लिए हम लोग कब्रिस्तान गए, कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो इसी बीच मेरे दामाद आमिर 25-30 लोगों को लेके कब्र पे पहुंच गए। एक मजिस्ट्रेट, सर्किल ऑफिसर, बाकी लोग वहां मौजूद थे, इंस्पेक्टर थे, और जो कब्रिस्तान के केयरटेकर होते हैं उनकी सहायता से वो कब्र खोद कर लाश को निकाला जाना था। आमिर ने वहां जोर जोर से कहना शुरू किया कि नसरीन मेरे घर की औरतों का 80 लाख का जेवर चोरी करके चली गई, भाग गई। हम लोग इससे पूछ रहे थे कि वो जेवर कहाँ गए। बीमारी का नाटक बनाया और उसी नाटक में मर गई। ये कब्र से उसकी लाश निकालने का ड्रामा बंद कर दीजिए। 80 लाख रुपए के जेवर फौरन ले आइए, वरना हम तुरंत जा रहे हैं, एफआईआर कराएंगे, पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। लेकिन भीड़ और थी, 1-2 लाशें वहां दफन होने को और आई थीं। लोगों ने जब ये बात सुनी तो उसको भला बुरा कहा कि ऐसी बात नहीं करते, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, आप इसे कतई नहीं रोक पाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, आपके हिसाब से बीमारी से मौत हुई है, एक्सह्यूम हो जाने दीजिए, पीएम पोस्टमार्टम इसका हो जाने दीजिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ज्यादा भीड़ देखकर आमिर और उसके साथ आए लोग चुपचाप कब्रिस्तान से खिसक लिए। शफीकुद्दीन बताते हैं कि जब हम लोग कफन दफन करके आ गए घर, तब नसरीन की मां ने बताना शुरू किया। उसने कहा बीच में आज से कोई साल भर पहले आमिर ने कहा था कि घर में एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। कोई ज़मीन हम लोगों की थी, उसको किसी ने कब्ज़ा कर लिया था और उसको हम लोगों ने छुड़वा लिया है। उसके बगल की ज़मीन हमें अब सस्ते दाम में मिल रही है। 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अपने बाप से कहो कि 1 करोड़ रुपए तुरंत दे दें और हम इस ज़मीन को खरीद लें। नसरीन ने अपनी माँ को बताया और ये कहा अब्बू को बिल्कुल मत बताइएगा। मैं जानती हूँ कि अब्बू 1 करोड़ दे नहीं सकते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, किडनी के पेशेंट हैं। माँ ने यह भी बताया कि उसने कसम दिलाई कि आप अब्बू को यानी उनके फादर को ये बात कतई नहीं बताएंगे। लेकिन अब जबकि वो दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। वो 11 साल से ये सब बातें सहती रहीं, लेकिन उसने कभी भी उफ नहीं की। बहुत सी बातें हो सकता है उसने मुझे बताई भी ना हो।
शफीकुद्दीन कहते हैं कि हमको उसी समय से शक होने लगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिस वक्त मैं उस घर में दाखिल हुआ था और मेरे नज़रों के सामने से गुजरी थीं, उनको एक एक करके इकट्ठा किया और एसएसपी और डीएम दोनों को अपनी बात बताई, और दोनों ही मेरी बात से सहमत थे। बहरहाल लाश एक्सह्यूम की गई, पोस्टमार्टम कराया गया। 7 दिन पुरानी लाश थी, लेकिन फिर भी गला दबाकर हत्या करना मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया। शरीर में 5 जगह चोटों का होना भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। और जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने फौरन आमिर, उसके पिता, माँ और 2 भाइयों पर एफआईआर तहरीर लेकर शफीकुद्दीन से एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर इधर दर्ज हो रही थी, वहाँ लिसाड़ी गेट थाने की सारी पुलिस पहुँच गई उनके घर में दबिश देने के लिए, लेकिन पूरे घर की औरतें, बच्चे सब फरार हो चुके थे। घर में बाहर से ताला बंद था। शफीकुद्दीन ये भी कहते हैं कि उस परिवार को बेटी का दर्द नहीं पता है, क्योंकि उनके 5 लड़के ही लड़के हैं। आमिर 5 भाई ही भाई हैं, कोई बहन नहीं है। बड़े रईस खानदान के लोग हैं, कोई काम नहीं करते 5 के 5 भाई। दिन भर केवल मौज मस्ती और स्टंटबाजी करते रहते हैं। हर तरह की गाड़ियां उनके घर में मौजूद हैं। आगे उन्होंने बताया कि एक विदेशी लड़की से हमारे दामाद आमिर का इश्क हो गया है, और ये इश्क करीब करीब 2 साल से चल रहा है, और घर में इस तरह का माहौल बनाया है कि शायद वो उस लड़की से, उस विदेशी लड़की से शायद निकाह करना चाहता है या करने वाला है। और जिस दिन से ये बात घर में पता लगी और नसरीन को पता लगी, नसरीन ने ये बातें उससे पूछनी शुरू की, उसी दिन से उसको बहुत ज़्यादा पूरे घर ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये सारी बातें उन्होंने बताई कि किस किस तरह के ताने उसको घर में दिए जाने लगे, और हर समय यही कहने लगा कि तुम्हारे घर वाले तो भुक्खड़ हैं। जबकि शफीकुद्दीन बताते हैं कि उन्होंने शादी के वक्त बड़ी मात्रा में दान दहेज आमिर के घर वालों को दिया था, लेकिन हमेशा पैसे की डिमांड करना, हमेशा ये कहना कि ये सब गरीब हैं और ये कुछ नहीं दे सकते। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इसके घर में गाड़ियों और हथियारों का बड़ा शौक है लड़कों को। सबके पास कई कई तरह के हथियार और गाड़ियां हैं। ये भी कहा उसने कि बाहर से चमकदार, बहुत चमकदार दिखने वाला ये परिवार और ये खानदान, उसकी हकीकत इतनी स्याह है। अगर ये मुझे पता होता तो मैं अपनी लड़की को कभी उस घर में नहीं भेजता। बहरहाल काफ़ी 3 लोग शायद इसमें गिरफ्तार हुए हैं, अभी बाकी की गिरफ्तारी होना शेष है। आज की घटना, बाहरी चमक दमक वाला प्रभावशाली परिवार देखकर बाप ने बेटी की शादी कर दी, पर लालची लोगों ने बेटी की हत्या कर दी। देखिए, हत्या इतनी शातिराना तरीके से की गई कि न कोई एफआईआर हुई, न पोस्टमार्टम हुआ, आराम से बॉडी दफन हो गई। सब लोग शरीक हुए, लड़की वाले भी मौजूद थे। मतलब बिल्कुल इतना बड़ा कांड करने के बाद भी बिल्कुल साफ साफ सब बच गए। ये तो बाप ने जब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस को पिरोना शुरू किया, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस को देखा और उन ऑब्जर्वेशंस के सहारे
जिले के दोनों बड़े अधिकारियों को ये कन्विंस किया कि ये सामान्य मृत्यु नहीं, हत्या है। और उसकी बात से कन्विंस होकर कब्र से बॉडी को उखड़वा कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो बाप शफीकुद्दीन की बात काफी सही निकली, या यूं कहें कि 100% सही निकली। रसूख के चलते लड़के वालों ने लड़की वालों को धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, पूरी घेराबंदी की। फिर भी लड़की के पिता पीछे नहीं हटे और पूरे परिवार को कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ा। अब देखिए, शफीकुद्दीन ने जिन बिंदुओं पर अपनी नजर दौड़ाई या शक किया, या साथ में गई पत्नी और बेटे से इस बात को जहां वो मिस कर रहे थे वो पूछा, तो ये पूरी कड़ी सामने आ गई। देखिए कितनी शातिराना तरीके से ये हत्या करके और उसे छिपाया गया, और बिल्कुल लोगों की आंखों में सामान्य सी दिखने वाली हत्या को सामान्य ही दिखाने का प्रयास किया। पहला बिंदु है कि लड़की की हत्या के 7-8 घंटे बाद लड़की वालों को सूचना दी गई। दूसरा बिंदु, बॉडी को न दिखाना। तीसरा, माँ बाप को भी बॉडी को न छूने देना। चौथा, कि जिस समय बॉडी घर में पड़ी हुई हो उस समय घर में पकवानों की महक पूरे घर में आ रही थी। साफ लग रहा था घर में कौन कौन से पकवान बन रहे हैं। अगला जो शक का बिंदु था कि लाश भीतर पड़ी थी, बाहर हस्बैंड उसका, शौहर उसका झूला झूल रहा था। छठा, कि गुस्ल के वक्त लड़की के पूरे परिवार को बॉडी से दूर रखा गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। सातवां बिंदु, कि गुस्ल के टाइम बिजली काट देना। आठवां, गुस्ल खत्म होते ही बिजली का फिर से आ जाना। अगला शक का बिंदु, कि जब डीएम के ऑर्डर के बाद बॉडी एक्सह्यूम की जा रही थी तो बड़ी संख्या में दामाद और उसके साथ 10-20 लोग आए, और वहां ये कहना कि नसरीन हमारे घर की औरतों का 80 लाख का जेवर धीरे धीरे करके चुरा कर अपने घर रख आई है, पहले वो गहना वापस किया जाए तब बॉडी को कब्र से निकाला जाए, और अगर गहने वापस नहीं हुए तो इन गहनों की चोरी का इल्ज़ाम FIR के जरिए मैं पूरे परिवार पर लगाऊंगा और सबको जेल भेज के ही दम लूंगा। ये सब धमकी चमकी के बाद भी लाश निकाली गई, पोस्टमार्टम हुआ, FIR हुई और ये लोग जेल भेजे गए। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा ससुराल वाले। एक बार शादी करके लड़की घर आ गई, जो बात करनी थी पहले कर ली होती, जो बात पूरी हुई नहीं पूरी हुई, लेकिन एक बार लड़की जब घर आ गई, परिवार वालों से घुल मिल गई, तो फिर ये पैसा बीच में क्यों आता है? क्यों ये पैसा बीच में लाया जाता है? क्यों ऐसी लालच ये लोग करते हैं? दहेज के लिए जाने कितनी लड़कियां हर दिन या तो हत्या होती है या वो आत्महत्या कर लेती हैं। इसलिए मत करिए ऐसी लालच। और बहुत पुरानी कहावत है, आज भी बोली जाती है कि लालच बुरी बला, लालच बुरी बलाए। जब जब किसी ने लालच की तो उसके साथ बुरा ही होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।